हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स के प्रति समर्पित इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का दोबारा से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने भौतिक कल्याण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया था और इसमें सबसे पहले हमने इसकी विशेषताएं देखी थी। इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार थी कि मनुष्य के अध्ययन को इसमें महत्व दिया गया है, सामाजिक मनुष्य का अध्ययन किया गया है, जीवन के साधारण व्यवसाय के बारे में बताया गया, वास्तविक मनुष्य का इसमें अध्ययन किया गया, भौतिक वस्तुओं के बारे में इसमें अध्ययन किया गया है, कल्याण से संबंधित कुछ इसमें बात की गई है। फिर बताया गया कि जो इकोनॉमिक्स है विज्ञान तथा कला दोनों हैं। फिर इसको श्रेणी विभाजक बताया गया कि इसमें कई श्रेणियों में बांट रखा है। फिर बताया कि मुद्रा भौतिक कल्याण का केवल मापक है, मुद्रा को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। फिर इसके गुण के बारे में हमने देखा कि इकोनॉमिक्स पहले जो धन का विज्ञान माना जाता था, धन का शास्त्र माना जाता था, इस परिभाषा के आने के बाद में इसको मानव कल्याण के बारे में भी जाने जाने लगा कि इसमें केवल धन का ही अध्ययन नहीं होता, जो मानव के कल्याण के बारे में भी इसका अध्ययन किया जाता है। इससे इकोनॉमिक्स का थोड़ा और ब्रॉडर रूप में डेवलपमेंट हुआ। फिर हमने कुछ इसकी आलोचनाएं देखी थी। जो इसकी मुख्यतः आलोचनाएं थी वो इस प्रकार की थी कि इसमें जो बताया गया था कि जीवन का साधारण व्यवसाय है, उससे संबंध में कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसकी आलोचना की थी। फिर बताया गया कि जो इकोनॉमिक्स के इसमें सीमित क्षेत्र का अध्ययन किया गया है। फिर कल्याण की अनिश्चित धारणा के बारे में इसमें बताया गया है। अर्थशास्त्र मानव विज्ञान है, ये बताया गया। अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान है, अव्यवहारिक है। और इन सब के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में देख लिया था। अब जो अर्थशास्त्र की जो हमारी तीसरी परिभाषा है वो दुर्लभता से संबंधित परिभाषा या स्कैरसिटी डेफिनेशन है। आज के इस वीडियो में हम दुर्लभता संबंधी परिभाषाओं के बारे में देखेंगे। जो दुर्लभता संबंधी परिभाषा है वो एक ऑस्ट्रेलिया के अर्थशास्त्री हुए थे, मेंजर और पेटर। इन्होंने इस संबंध में कुछ परिभाषाएं दी थी, लेकिन जो इस परिभाषा या फिर दुर्लभता संबंधी परिभाषा को जो मेनली विकास हुआ है वो रॉबिन्स ने करा है। और रॉबिन्स ने इसकी बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं, डेफिनेशंस दी है या इसके बारे में बताया है। और एक रॉबिन्स की बुक है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, जो 1932 में पब्लिश हुई थी। इसमें रॉबिन्स ने दुर्लभता संबंधी परिभाषा के बारे में बताया है। अब हम सबको पता है, जैसे हम पहले वाले वीडियोस में देख भी चुके हैं, कि जो हमारे इकोनॉमिक्स की जो मेनली समस्या है वो हमने यही मानी थी कि जो हमारे आवश्यकता है वो असीमित है, लेकिन उनको पूरा करने के लिए जो हमारे पास साधन है वो हमारे पास सीमित है। यही हमारी दुर्लभता की समस्या है। इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार है कि असीमित आवश्यकताएं, कि जो व्यक्ति की आवश्यकताएं वह असीमित है और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो हमारे पास साधन है वो असीमित है। और व्यक्ति की आवश्यकताएं बहुत सारी होती है। जैसे ही वो एक आवश्यकता को संतुष्ट करता है, उसके तुरंत बाद ही दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। तो ये उसकी आवश्यकताओं का जो चक्र है वो इसका जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। तो हम कहते हैं कि व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित है। वो एक एक करके कुछ आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकता है, लेकिन सभी आवश्यकताओं को पूरा करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। फिर जो इसकी दूसरी विशेषता है, इन्होंने बताई है कि साधन हमारे पास दुर्लभ होते हैं। अगर हम, जैसे आप मान के चलिए, दूध है, दूध जो हमारे पास लिमिटेड मात्रा में, यानी हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में दूध आ गया, तो जो हमारे साधन होते हैं वो भी हमारे पास सीमित मात्रा में ही है। तीसरी जो इसने विशेषता बताई है वो ये बताई है कि साधनों के वैकल्पिक प्रयोग है, या फिर जो गुड्स हैं उसके अल्टरनेटिव यूज भी होते हैं। आप सबको पता है कि एक ही साधन के बहुत सारे यूज होते हैं। अब हमने दूध का एग्जांपल लिया, तो जो दूध है उसका जो यूज होता है वो हम घी में भी, घी निकालने के लिए भी करते हैं, दही जमाने के लिए करते हैं, पनीर बनाने के लिए करते हैं, दूध से हमारी मिठाई भी बनती है। तो दूध के हमारे पास बहुत सारे यूजेज हैं, कि दूध का हमारे पास बहुत सारे वैकल्पिक प्रयोग हैं।
तो इसने यही कहा है कि एक साधन के बहुत सारे वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं। फिर इसने चौथी विशेषता ये बताई है कि आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर। हम सबको पता है कि व्यक्ति की बहुत सी आवश्यकताएं होती है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये होता है कि उसके लिए कोई आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है दूसरी के मुकाबले। तो एक पीरियड ऑफ टाइम पे या पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके लिए जो आवश्यकता है वो कोई सी एक आवश्यकता उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। अब इसको हम एक एग्जांपल समझे, मान लो किसी आदमी का बच्चा बीमार है, उसको उस बच्चे के लिए दवाई भी चाहिए और दूध भी चाहिए, लेकिन वो पहले यही करेगा कि पहले उसके बच्चे को वो दवाई दिलवाएगा, उसके बाद में उसको दूध या फल वगैरह देगा। तो जो उसकी पहली आवश्यकता है वो क्या है? दवाई दिलवाना। जो इसने जो अगली विशेषता बताई है, ये बताइए इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये जो हमने चारों जो ऊपर विशेषताएं पढ़ी हैं, असीमित आवश्यकताएं, दुर्लभ साधनों के वैकल्पिक प्रयोग और आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर, इन सब ये जब एक साथ कार्यशील ही होती है हमारे ये, तो इनके कारण हमारे क्या है, चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। चुनाव की समस्या को हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि चुनाव की समस्या क्या होती है। ये जो ऊपर हमने चारों विशेषताएं पढ़ी है, इनके कारण ही चुनाव की समस्या होती है कि उसको पहले कौन सी आवश्यकता का चुनाव करना है और कौन सी आवश्यकता को छोड़ना है। ये इसके चुनाव ये आर्थिक समस्या और जो हमारी चुनाव की समस्या को क्या कहते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। फिर जो अगली विशेषता है, इसमें अवसर लागत के बारे में बताया गया है। अवसर लागत तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए दूसरी आवश्यकता का उसको त्याग करना पड़ रहा है। कि मान लीजिए कि मेरे पास 500 रुपये है, मुझे मूवी भी देखनी है और रेस्टोरेंट में मैं खाना खाने की भी सोच रहा हूँ। आजकल अब टिकट बहुत महंगे आने लग गए सिनेमा हॉल के। मान लीजिए 400 रुपये का टिकट आ गया, अब 100 रुपये में रेस्टोरेंट में खाना तो खा नहीं पाऊंगा। तो फिर मैं क्या करूँगा? या तो मूवी देखूंगा या फिर मैं रेस्टोरेंट में खाना खाऊंगा। अब मान लीजिए मेरे लिए मूवी देखना ज़रूरी है, तो रेस्टोरेंट में मैं खाना खाना छोड़ दूंगा। मतलब यही है कि एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो दूसरा आवश्यकता का जो त्याग कर रहा है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। कुछ इसकी मेरिट्स या गुण हैं, इनके बारे में भी हम देख लेते हैं कि इन्होंने ये कहा है कि इसमें मानवीय व्यवहार का अध्ययन किया गया है। दूसरे है ये विश्लेषणात्मक है। हमने जो लास्ट वाला था उसमें हमने देखा था कि वो श्रेणी विभाजक है, लेकिन ये वाली जो हमारी डेफिनेशन है ये एनालिटिकल है, कि ये विश्लेषण करके या फिर तर्कपूर्ण करके अपने बारे में बताते हैं कि जो भी आर्थिक समस्या है उसका ढंग से इसमें विश्लेषण किया जाता है। फिर इसमें बता जो अगली गुण है इसका कि इसमें इकोनॉमिक का और विस्तृत क्षेत्र लिया गया है, सीमित क्षेत्र नहीं करा, पहले से इसने इकोनॉमिक के क्षेत्र को और ज़्यादा बड़ा कर दिया। और आर्थिक समस्याओं का अधिक तर्कपूर्ण वर्णन किया गया है। जो विश्लेषणात्मक और या अधिक तर्कपूर्ण है, दोनों एक एक ही बात मान सकते हैं कि आर्थिक समस्याओं का अधिक तर्कपूर्ण इसमें वर्णन किया गया है। जो भी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसका और व्यवहारिक ढंग से इन्होंने वर्णन किया है। कुछ लोगों ने इसकी आलोचनाएं भी की हैं। जो इसकी आलोचनाएं हैं वो इस प्रकार है कि इसमें आर्थिक क्रियाओं में सामाजिक पक्ष की इन्होंने अवहेलना की है। अब जैसे कि जो अपने पुराने वाले वीडियो में हमने देखा था कि उसमें कहा गया था कि जो व्यक्ति समाज में है केवल सामाजिक मनुष्य का ही अध्ययन करते हैं। इस परिभाषा ने कहा कि इसमें केवल मनुष्य का अध्ययन करते हैं, भले ही वह समाज में रह रहा हो या समाज के बाहर रह रहा हो। इसमें हम सभी प्रकार के मनुष्य के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसके बारे में कहा गया कि जो व्यक्ति समाज के बाहर रह रहा है, इकोनॉमिक में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, उसका हमें अध्ययन नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को लेके इसकी आलोचना की गई कि केवल जो व्यक्ति समाज में है उसी का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। जो दूसरी इसकी आलोचना की गई है कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ नहीं है।
कि इसमें कहा गया था इस परिभाषा में कि अर्थशास्त्र का अच्छाई बुराई से कोई संबंध नहीं है, और इसमें केवल सामाजिक विज्ञान के बारे में ही या फिर इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो लोगों ने कहा कि नहीं भाई, आप गलत कह रहे हो कि इकोनॉमिक्स का अच्छाई बुराई से कोई संबंध नहीं है, जबकि इसमें हमको क्लासीफाई लोगों को करना चाहिए कि ये चीज़ करेंगे तो ये अच्छा है और इस तरीके से करेंगे तो ये चीज़ बुरा है। कल्याण का छुपा विचार। जब इसमें कहा गया कि हमने लोगों के कल्याण के बारे में अध्ययन नहीं करा है, हमने केवल दुर्लभता से संबंधित लोगों के बारे में ही अध्ययन किया गया है। लेकिन जब हम दुर्लभता से संबंधित या चुनाव की समस्या के बारे में अध्ययन करते हैं, तो ये भी एक तरीके से इकोनॉमिक वेलफेयर के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। भले ही उन्होंने कहा हो कि हमने इकोनॉमिक वेलफेयर या इसकी बात नहीं करी, लेकिन एक साइलेंटली रूप से इसमें या हिडन रूप से आप कह सकते हैं कि इसमें कल्याण की भी बात की ही गई है। अर्थशास्त्र का बहुत व्यापक क्षेत्र, इसने इकोनॉमिक्स को कामों का बहुत ब्रॉडर कर दिया। इतना व्यापक क्षेत्र नहीं होना चाहिए, इसमें थोड़ी बहुत हमारे पास बाउंडेशन रखनी चाहिए कि जैसे कि जो व्यक्ति समाज में रह रहे हैं केवल उन्हीं का अध्ययन किया जाए, फालतू की चीज़ों का इसमें अध्ययन नहीं किया जाए। लेकिन इसमें सभी चीज़ों का अध्ययन किया गया कि जो भी दुर्लभ है, वह बहुत सी चीज़ें दुर्लभ होती हैं। अब सबका अध्ययन करना पॉसिबल नहीं है, इसको कुछ लिमिटेड करके इसका अध्ययन किया जाना चाहिए था, लेकिन इसने अर्थशास्त्र को बहुत ही वाइडर स्कोप कर दिया। फिर अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान नहीं है। इस परिभाषा में कहा गया था कि जो इकोनॉमिक्स है वह हमारे पॉजिटिव साइंस है, जबकि ये भावना गलत है कि इकोनॉमिक केवल वास्तविक विज्ञान नहीं है, ये नॉर्मेटिव साइंस या आदर्शात्मक विज्ञान भी है। फिर इसमें कहा गया कि दुर्लभता ही आर्थिक समस्याओं का कारण नहीं है। इसमें जो भी चीज़ बताई गई कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो भी है वो स्कैरसिटी या दुर्लभता के कारण होता है, क्योंकि हमारे पास साधन सीमित है। लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों ने कहा कि भाई केवल दुर्लभता ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कोई रीजन थोड़ी होता है। जैसे कि अगर आप बेरोजगारी की बात करें या फिर मंदी की बात करें, ये दुर्लभता के कारण थोड़ी होती है, तो एक्सेस के कारण में बेरोजगारी क्यों होगी? क्योंकि बहुत सारे लोग रोजगार पाने के लिए घूम रहे हैं, ये सब एक्सेस में ही है। मंदी की स्थिति ये भी एक्सेस के कारण ही होती है। तो लोगों ने इसको लेकर भी इसकी बहुत आलोचनाएं की कि जो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है वो केवल स्केर्सिटी या दुर्लभता के कारण ही नहीं होती, इसके और भी कारण हो सकते हैं, आपको उनके बारे में भी बताना चाहिए था। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि जो दुर्लभता संबंधित परिभाषा है वो रॉबिन्स ने दी थी, इसकी कुछ हमने विशेषताएं देख ली और इसके गुण देख लिए और इसकी कुछ छोटी मोटी आलोचनाएं हैं ये हमने देख ली। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।